तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन और डिंकुन यहाँ स्टोन किंग सीक्रेट रिलीम के अंदर मिसेस वेन को बचाने के लिए आए थे, जिस दौरान जिन और डिंकुन की फाइट स्टोन किंग से होती है। वैसे तो स्टोन किंग बहुत ताकतवर था, क्योंकि वो स्टोन किंग सीक्रेट रिलीम को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था, लेकिन फिर भी जिन उसे टक्कर दे रहा था। और इसी लड़ाई के दौरान जब स्टोन किंग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और तीनों को ही पत्थर का बनाने लगता है, तो उसी समय जिन को अपनी कुछ पुरानी पावर्स याद आ जाती है, जिसके बाद उसने जाइंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से स्टोन किंग को खत्म कर दिया था। वैसे उन्होंने इस लेवल को पार तो कर लिया था, पर जब वो यहाँ से जाने वाले थे तो तभी यिंग जी उन्हें आकर रोक देता है। वो पहले इन्हें इनका रिवॉर्ड देता है और फिर बताता है कि वो मिसेस वेन को यहाँ से नहीं ले जा सकते। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में यिंग जी जिन को मिसेस वेन के यहाँ से ना जा पाने का कारण बताता है। वो कहता है कि ये तुमसे पहले यहाँ पर आई थी, इसलिए यहाँ पर ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से इनका आधा हॉर्न ऑलरेडी ग्रे हो चुका है। इसका मतलब इनके पास इतनी पावर नहीं है कि ये उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल को पार कर पाए। लेकिन अब ये सुनने के बाद जिन कहता है कि अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं इन्हें अपनी एनर्जी दे देता हूँ, फिर तो ये हमारे साथ जा पाएंगी। अब जिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उन्हें देने लगा था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि जिन ही वहाँ से दूर फेंका जाता है। इस पर यिंग जी कहता है कि देखो, इस तरह से कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, तुम चाह कर भी उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। वैसे ये बात अभी मिसेस वेन भी जानती थी, इसलिए वो जिन से कहती है कि देखो, तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। भले ही मैं जियाओ जियू से नहीं मिल पाई, पर मैं खुश हूँ कि जियाओ जियू के पास तुम्हारे जैसे दोस्त हैं। और इसके बाद अब उनकी बॉडी जब पत्थर में बदलने लगी थी, तो वो पूरी तरह से पत्थर बनने से पहले जिन को एक स्टोन दे देती है और कहती है कि ये जियाओ जियू को दे देना। वैसे अब वो पूरी तरह से पत्थर बन चुकी थी, इसलिए जिन और डिंकुन दुखी थे। पर तभी यिंग जी कहता है कि तुम इस चीज को लेकर इतना परेशान मत हो, क्योंकि इस तरह के टेस्ट में इस तरह के कमजोर लोग अक्सर हार ही जाते हैं। तुम्हें अब इन्हें भूल जाना चाहिए। हालांकि जिन को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये हारी नहीं थी, इन्होंने आखिर तक कोशिश की थी। ये उससे लड़ रही थी जो इनसे कई ज्यादा गुना ताकतवर था, और इन्होंने अब तक सरवाइव किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद अब डिंकुन और जिन वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वैसे अभी सिटी में वहाँ वो जो डिवाइस लगा हुआ था, उसमें जिन और डिंकुन का नाम आ रहा था, क्योंकि स्टोन किंग सीक्रेट रिलीम ही 9 स्टार एंशिएंट ट्रायल का फर्स्ट स्टेज था। अब इन्होंने वो क्लियर कर लिया है, इसलिए वहाँ इन दोनों का नाम लिखा आता है और फिर से वो अंधेरा हटने लगता है। साथ ही इसके बाद वहाँ पर किसी बाई लिहान का नाम भी लिखा आता है, जिसने 9 स्टार एंशिएंट ट्रायल में 4th स्टेज को पार कर लिया है। अब ये देखने के बाद वहाँ जो लोग खड़े हुए थे वो हैरान थे। उनमें से एक कह रहा था कि कमाल है, मैंने आज तक पहले किसी को 4th स्टेज तक पहुँचते नहीं देखा। वैसे तभी वहाँ पर खड़ा दूसरा आदमी कहने लगता है कि देखो, अब तो और भी कई सारे नए कल्टीवेटर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वो कहता है कि शायद अभी हमें अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। वैसे अब तभी हम देखते हैं कि अभी जिन और डिंकुन वहां से इसी तरफ आ रहे थे, और जिन कह रहा था कि इनकी उम्मीद में ना जाने कितने लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके होंगे। क्या कल्टीवेशन वर्ल्ड हमेशा से ही इसी तरह की थी? इस पर डिंकुन कहती है कि मास्टर, शायद आपको याद नहीं, पर हम ऐसी चीजें कई बार देख चुके हैं और हर बार आपने लोगों की होप को जिंदा रहने दिया है। वैसे जिन को अभी भी पुरानी सारी चीजें याद नहीं है, पर अब तभी वहाँ पर नंबर 4 आता है। वो बताता है कि उसने वो मैजिकल मिरर पूरी तरह से बना लिया है। अब वो उस मिरर को पहले जिन को दे देता है और फिर जिन के कान में धीरे से कहता है कि देखो, तुमने पहला टेस्ट पास कर लिया है, इसलिए अब तुम सिटी में फेमस हो चुके हो, जिस वजह से कई लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें खुद की आइडेंटिटी छुपा कर रखना होगा। और अब इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा था, पर उसे देखते हुए डिंकुन जिन से कह रही थी कि ये उतना बुरा भी नहीं है जितना पहले मुझे लगा था। लेकिन अब तभी नंबर 4 वहाँ रास्ते के बीच में खड़ा होकर चिल्लाने लगता है कि जिन और डिंकुन दोनों ने ही पहले टेस्ट को उसी के बनाए वेपन से पास किया है। अब इतना सुनने के बाद उसके कस्टमर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और लोगों ने उसके आसपास भीड़ लगा ली थी। पर सही वक्त पर जिन और डिंकुन वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों यहाँ से सीधा जियाओ जियू के पास आए थे। वो जियाओ जियू को बताते हैं कि वो मिसेस वेन को बचा नहीं पाए,
लेकिन जिन जियाओ जियो को वो स्टोन जरूर दे देता है जो मिसेस वेन ने उसे दिया था। अब जियाओ जियो उस स्टोन को ले लेती है, लेकिन अभी वो बहुत दुखी थी। हालांकि तभी उस स्टोन के अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो कि उसके अंदर मिसेस वेन ने स्टोर की थी, जिस वजह से अब जियाओ जियो के सामने मिसेस वेन की स्पिरिट आ गई थी। वो स्पिरिट जियाओ जियो से कहती है कि देखो, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम बस वो सब याद रखना जो मैंने तुम्हें सिखाया था। और बस इतना कहकर वो स्पिरिट भी अब फिर से गायब हो जाती है, जिस चीज से जियाओ जियो और ज्यादा दुखी हो गई थी और रोने लगी थी। वैसे डिंगकुन आगे बढ़कर उसे समझाने वाली थी, लेकिन जिन डिंगकुन को रोक देता है और कहता है कि उसे रो लेने दो, इससे उसका दिल हल्का हो जाएगा। वैसे अब इसके बाद सीधा हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। यहाँ भी जिन और डिंगकुन को जो रिवॉर्ड वाला बैग मिला था उससे उन्होंने एक घर खरीद लिया है, जिसके बाहर एक स्पिरिचुअल बैरियर लगा हुआ है जिससे कोई भी उन पर हमला नहीं कर सकता। वैसे अभी वो उसी घर के बाहर खड़े हुए थे और यहाँ जिन कह रहा था कि सच में ये घर बहुत अच्छा है, शायद इसलिए ये इतना महंगा है। वैसे यहाँ डिंगकुन अभी बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि इस घर के लिए उन्होंने अपने सारे पैसे खर्च दिए हैं। वैसे अब तभी वहाँ पर उनकी पर्सनल गार्ड आती है और कहती है कि आप दोनों को अंदर चलना चाहिए। अभी वो यहाँ डिंगकुन को भी मास्टर कहकर बुला रही थी, जो चीज डिंगकुन को पसंद नहीं आती। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, मुझे मास्टर कहकर मत बुलाया करो। वैसे अब यहाँ अंदर आने के बाद वो जियाओ जियो से मिलते हैं। जियाओ जियो इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी यूज ही नहीं कर पा रही थी। हालांकि जिन और डिंगकुन उससे कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम आराम से इस चीज को समझ सकती हो। साथ ही जिन उसे समझाता भी है कि स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें पहले अपने दिमाग को शांत करना होगा। अब इसके बाद जब जियाओ जियो बिल्कुल जिन के बताए तरीके से कोशिश करती है तो सच में अब वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर पा रही थी। वैसे अब उसकी मदद से वहाँ एक पेड़ पर हमला करती है और वो पेड़ टूटकर उसी पर गिरने लगता है, लेकिन जिन उसे बचा लेता है। अब इससे उनके बीच एक रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, पर अचानक से जिन की बॉडी पूरी तरह से जम जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जियाओ जियो ने अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया और अपनी पावर को कंट्रोल भी नहीं कर पाई। लेकिन फिर जिन खुद ही उस बर्फ को हटा देता है। वैसे वो अभी कह रहा था कि तुमने तो कमाल कर दिया, पर वो अभी बार बार जियाओ जियो को जेनी कहकर बुला रहा था, जो चीज जियाओ जियो को थोड़ी ठीक नहीं लगती। इसलिए वो उन दोनों से ही कहती है कि भले ही मैं जेनी हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे जियाओ जियो ही कहो, जिस पर वो दोनों हाँ करते हैं। वैसे इसके बाद जेन कहने लगा था कि हमें अब तुम्हारे लिए एक वेपन ढूंढना चाहिए जिसे तुम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज कर पाओ। इस पर जियाओ जियो कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों को अगले स्टेज के लिए भी तो जाना है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास अब ज्यादा पैसे बचे होंगे। अभी जियाओ जियो की ये बात बिल्कुल सही थी क्योंकि जिन और डिंगकुन के पास अभी 1 रुपए भी नहीं है। लेकिन अब वो जियाओ जियो को लेकर नंबर 4 के पास पहुंचते हैं क्योंकि पिछली बार के मिशन से उन्हें वो मिरर मिला था, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि शायद अब भी उन्हें कुछ वैसा ही मिशन मिल सकता है। लेकिन अब वहां शॉप पर पहुंचने के बाद नंबर 4 इन्हें बताता है कि उसे किसी भी चीज में हेल्प नहीं चाहिए। हालांकि वो ये जरूर कहता है कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम मेरे रेस्टोरेंट में मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें रोज 1 कॉइन दूंगा, जिसके बदले तुम्हें यहाँ बस प्लेट साफ करनी होगी और जो कस्टमर आएंगे उनका ख्याल रखना होगा। अब ये सुनकर जिन कहने लगता है कि मैं ऐसा काम नहीं करने वाला, और वैसे भी 1 कॉइन के लिए ये काम कौन करेगा। हमें कम से कम अगर 50 कॉइन भी चाहिए हुए तो क्या हम 50 दिन तक यही काम करेंगे। अब इस पर नंबर 4 कहता है कि बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा स्विमिंग सिटी के अंदर रहना इतना आसान है। वैसे अब तभी वहाँ पीछे एक टेबल पर बैठी हुई लड़की जिन के पास आती है और उन तीनों से कहने लगती है कि क्या तुम लोग पैसे कमाना चाहते हो? अगर हाँ तो मेरे पास एक काम है, पर वो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकती। हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं। और अब इसके बाद वो उन तीनों को एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर पहले से ही उसके 2 साथी इनका इंतजार कर रहे थे। और अब इनके यहाँ आते ही उनमें से एक आदमी जिन पर हमला कर देता है। हालांकि जिन उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है, जो देखकर वो आदमी अभी कहता है कि तुम सच में ताकतवर हो, इसका मतलब तुम हमारे काम आ सकते हो। हालांकि डिंगकुन गुस्सा थी और कह रही थी कि पहली मुलाकात में ही तुमने हम पर हमला कर दिया, अब हम तुम पर भरोसा कैसे करें। हालांकि तभी उस आदमी का वो दूसरा साथी कहता है कि हम सिर्फ तुम्हारी पावर देखना चाहते थे क्योंकि काम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब जिन कहता है कि कोई बात नहीं,
लेकिन क्या किसी ने तुम्हें बताया कि मैं बहुत ज्यादा चार्ज करता हूँ? तो अब ये सुनकर सामने वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यहाँ अपना नाम जिन को बाई डोंग बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें 1000 कॉइन्स दूंगा, मुझे बस स्विमिंग रिवर से लौटने तक तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे दोनों साथियों के पास क्रिस्टल हॉर्न नहीं है, इसलिए अगर रास्ते में ये मारी जाती हैं तो बाद में मुझसे मत कहना। ये सुनकर जियाओ जियो थोड़ी सी डर जाती है और कहने लगती है कि वैसे भी मैं अभी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी क्योंकि इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। साथ ही अब डेंग कुन भी कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं भी जियाओ जियो के साथ रुककर उसका ख्याल रखूंगी। अब जिन कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं ही इनके साथ अकेला जाऊंगा और बस लास्ट में वो प्रॉमिस करता है कि काम पूरा होने के बाद वो तीनों पार्टी करेंगे और उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।